हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए मैं आपका सिलेबस कवर करा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है प्री हो चुका है, जिनका मेन एग्जाम है उनको मैं बता दूं, जो मैंने चैप्टर कराया है वो पूरा का पूरा डिटेल में कवर कराया है। उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, हर एक टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड का मेन का बैच में हमारा चल रहा है, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो रिटर्न में होते हैं, और उनको मैं खुद से चेक करके आपको आपका रिजल्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर उस बैच को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए फ्रेंड्स, अब बता दूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर फ्रेंड्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये वीडियो है इसके एमसीक्यू की। फ्रेंड्स, एमसीक्यू मैंने शुरू किए थे, 50 एमसीक्यू मैंने बहुत अच्छे आपके लिए शुरू किए हैं, उसमें से 15 एमसीक्यू मैं करा चुका हूँ। तो ये इस 50 एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, और चैप्टर का ये वीडियो नंबर 7 होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 क्वेश्चन पिछले पार्ट नंबर 1 में हो चुके हैं, वीडियो नंबर 6 में हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षार धातुएं लवण के सदृश हाइड्राइड बनाती है कि लवण के जैसा हाइड्राइड बनाती है। मुख्य रूप से संयोजक लवण बनाती हैं कि मुख्य रूप से सहसंयोजक लवण जो है वो बनाती हैं। लिथियम से सीजियम तक जाने पर शुष्क O2 से रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। लिथियम से सीजियम तक जाने पर O2 के साथ जो रिएक्शन है वो घट जाती है, केमिकल रिएक्टिविटी घट जाती है। लिथियम से सीजियम तक बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता दर्शाती है, या लिथियम से लेकर सीजियम यानी नीचे आने पर टॉप टू बॉटम विद्युत ऋणात्मकता दर्शाती है। ये हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन ये बताना है कि कौन सा सही है, ये हमें बताना है, इसमें से ट्रुथ बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखो कुछ नहीं दिया हुआ तो हमेशा वो बताना है जो सही चीज होती है। ठीक है, अब इसमें ये वाला देखो, पहली बात तो लवण के सदस्य हाइड्राइड बनाते हैं। अगर मैं ये देखूं लवण के सदस्य से क्या मतलब है, जो हमारे मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें जो सॉल्ट है उसकी जो वैलेंसी है 1:1 है, 1:1 है। तो इसी तरह का हाइड्राइड भी बनता है, तो इट इज रिसेंबल्स विद सॉल्ट। हम ही कह सकते हैं हाइड्राइड जो है वो किसके जैसा है, रिसेंबल विद सॉल्ट, बिल्कुल सॉल्ट के जैसा है। सॉल्ट भी एक ही Cl जुड़ रहा है हाइड्रोजन, और इसमें भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो बिल्कुल उसके जैसा सॉल्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, मुख्य रूप से सहसंयोजक लवण बनाती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज फ्रेंड्स जो लिथियम के कंपाउंड्स है वही केवल सहसंयोजक होते हैं, बाकी सभी जो क्षार धातुएं हैं, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, ये हमारे जो है आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, सहसंयोजक नहीं बनाती। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट आता है लिथियम से सीजियम तक जाने पर O2 से रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। फ्रेंड्स, ये गलत हो जाता है। अगर हम बात करें एक ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड आफ्टर दैट फ्रेंडशिप, वैसे तो ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है फ्रेंड्स वो इंक्रीज होती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, इनमें इंक्रीज होती है। ग्रुप 1 एल्कोहली मेटल में रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो चाहे वो रिएक्टिविटी O2 के साथ हो, चाहे वाटर के साथ हो, चाहे एयर के साथ हो, किसी के साथ हो, वो इंक्रीज होती है, घटती नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लिथियम से सीजियम तक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाती है, गलत। फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं। नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ए स्टेटमेंट सही है, वही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में कितने क्रिस्टल वाट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। क्रिस्टल के 5 अणु, क्रिस्टल के 10 अणु, क्रिस्टल के 3 अणु, क्रिस्टल का अणु नहीं होता। देखो फ्रेंड्स, अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करो, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो होता है CNa2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का जो हमारा मेन फॉर्मूला। तो इसमें कितने होते हैं, 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स 10 होते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिर्फ Na2CO3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे सोडा ऐश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे डेकाहाइड्रेट होना चाहिए था वैसे तो, ठीक, या वाशिंग सोडा होना चाहिए था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण कड़क होता है। फ्रेंड्स देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बताया था, पीओपी जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये खास बात है कि इसमें हाफ H2O होता है। तो जब इसे वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, 3/2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके CaSO4 इंटू 2H2O बनाता है। क्या बनाता है, 2H2O, विच इज कॉल्ड द जिप्सम। और इसी के कारण ये जो हो जाता है वो हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसी कारण कड़क हो जाता है। तो ये किसके कारण कड़क हुआ, क्योंकि इसने वाटर के साथ रिएक्शन करी। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, क्रिस्टलीकरण नहीं, जल योजन सही, कोई नहीं, गलत, दोनों गलत। ठीक है, तो ये हार्ड होता है जल योजन के कारण। फ्रेंड्स, हाइड्रेशन के कारण। किसके कारण, हाइड्रेशन के कारण। क्रिस्टलीकरण के कारण हार्ड नहीं होता, इसका कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। आप देखेंगे कि वाटर इसके साथ एज ए क्रिस्टल नहीं जुड़ता है। ठीक है, एज ए क्रिस्टल नहीं जुड़ता है वो, इसके एक तरह से हाइड्रेशन होता है, इसके वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके चिपक जाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर।
एक लवण तनु HCl के साथ क्रिया करके तीक्ष्ण गंध वाली गैस तथा पीला अवक्षेप देता है। लवण हरी ज्वाला देता है। लवण विलियम पोटेशियम क्रोमेट के साथ पीला अवक्षेप देता है। लवण कौन सा है? फ्रेंड देखो, इसमें बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है कि HCl के साथ क्रिया करता है तो तीक्ष्ण गंध वाली गैस बनाता है, पीला अवक्षेप देता है। फिर लवण हरी ज्वाला के साथ जलता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसने जो ये कहा ना लवण हरी ज्वाला के साथ जलता है, तो जनरली जो फ्लेम कलर हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। अब जो इन्होंने कहा ना कि हरी ज्वाला दैट इज ग्रीन फ्लेम, तो जो ग्रीन फ्लेम देता है वो देता है बेरियम। कौन देता है? बेरियम। तो बेरियम के जो कंपाउंड होते हैं वो ग्रीन फ्लेम देते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये बेरियम है, ठीक है। एक चीज क्लियर। अब बात करते हैं इसमें बेरियम का जो कंपाउंड दे रखा है वो दे रखा है BaS2O3, ठीक है। बेरियम का जो कंपाउंड दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? BaS2O3, ठीक है। बेरियम सल्फाइड ये दे रखा है। अब इसमें एक चीज सुनो, इसने कहा कि पहले HCl से क्रिया करता है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि लवण पोटेशियम क्रोमेट के साथ पीला अवक्षेप देता है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है जब हम BaS2O3 को, ठीक है, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो इसमें से H2O3 जो होता है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? HCl के साथ रिएक्ट करके, और HCl के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बनाता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो वही होती है, दैट इज पंजेंट स्मेल कह सकता हूँ, तीक्ष्ण गंध कह सकता हूँ, ठीक है। कैसी गंध होती है? तीक्ष्ण गंध होती है। SO2 की गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण, ठीक है। तो ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस बनाता है, ठीक है। ये यहाँ से कंफर्म होता है। और यही जो लवण है पोटेशियम क्रोमेट के साथ पीला अवक्षेप भी बनाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। असत्य कथन को बताइए फ्रेंड्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इस फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। आवर्त सारणी में के दिए गए आवर्त में एस ब्लॉक तत्वों में किसका मान कम होता है? ये कहते हैं एस ब्लॉक तत्वों में किस चीज का मान कम होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक का मान कम होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। और हमें बताना है असत्य कौन सा होता है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है कि किसका मान कम होता है। तो देखो, अगर बात करूं, एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता तो कम ही होती है, तो ये तो कम हो गया, ये तो सत्य कथन हो गया। क्या हो गया? सत्य। किसका मान कम होता है? तो भाई विद्युत ऋणात्मकता तो कम ही होती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सत्य हुआ, ठीक है। आयनन ऊर्जा की बात करता हूँ, ये भी कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है, तो ये भी कथन सत्य हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। परमाणु त्रिज्या की बात करता हूँ, ये परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, तो ये कथन असत्य हो गया कि इसका मान कम नहीं होता, इनका मान ज्यादा होता है। एक आवर्त में अगर हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो परमाणु त्रिज्या का मान जो होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करूं तो इसका मान भी बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये कथन भी सत्य होगा क्योंकि ये कम होता है, ठीक। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है? सी। तो फ्रेंड देखो, इस तरह का थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत समझ के आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। चलते क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? Mg वायु में जलकर यूवी किरणें युक्त प्रकाश देता है। CaCl2n2 2H2O बर्फ में मिलाने पर हिमकारी मिश्रण देता है। Mg संकुल नहीं बना सकता है। और बी छोटे आकार के कारण संकुल बनाता है, जो बेरिलियम है वो छोटे आकार के कारण संकुल बना लेता है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड देखो, इसमें से जो कौन सा सही नहीं है वो है Mg वाला। जो Mg है वो संकुल नहीं बना सकता, ये कथन सही नहीं है। Mg संकुल बना सकता है, ठीक है। क्लियर। इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p6, और जब हमारे पास 1s2 2s2 2p6 आ जाता है तो हमारे पास जैसे 3s2 आता है तो इसके बाद 3p भी अवेलेबल है, और 3p अवेलेबल के साथ साथ 3d भी अवेलेबल है, ठीक है। ये भी अवेलेबल है, और जब अवेलेबल है तो संकुल बन सकता है। सो सी जो होता है वो संकुल नहीं बना सकता, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बना सकता है, ठीक है। बाकी ये सब गलत है, बाकी ये सब गलत है। तो सही नहीं कौन सा है? ये वाला। बाकी ये सब क्या है? सही नहीं है, मतलब ये वाला कि संकुल नहीं बना सकता तो बना सकता है, ठीक है। बाकी सब सही है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है दैट पोटेशियम कैल्शियम एंड द बेरियम की घटती सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम बताना है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम बताना है फ्रेंड्स, और वो भी घटते क्रम में। द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम कैल्शियम एंड द बेरियम इज। इनमें से किसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का घटता क्रम बताना है कि कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें बताना है। अब देखो, एक चीज बता दूं आपको, जो आयनेशन एंथैल्पी होती है, द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम, ये इसकी कंडीशन होती है। और अगर हम बात करें, देखो एक कंसेप्ट ये भी समझ लो कि इसमें जो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बढ़ जाती है। इट मीन सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो पहले वाली से ज्यादा होती है, फर्स्ट वाली से ज्यादा होती है। अब इसका रीजन ये भी है
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाद में निकल रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? थर्ड का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बाद में निकल रहा है, उसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि वो और इनर कोर से निकलता है। एक बात क्लियर होगी? तो इसमें एक कांसेप्ट ये है, अगर हम पीरियोडिसिटी देखें तो टॉप टू बॉटम के साथ जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू साइज इंक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, ठीक है? और साइज बढ़ने के कारण जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दस टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी। जो इलेक्ट्रॉन के निकलने का क्रम है वो आसान हो जाता है, ठीक है? इसलिए नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है? ये इसका कंसेप्ट है। अब एक चीज तो मैंने समझा दी कि टॉप टू बॉटम में आप याद रख सकते हो। अब आते हैं आगे की बात। आगे की बात ये है कि अ, जब हम बात करेंगे इसमें हमें एक चीज और ध्यान देनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी जो चीज है इसमें याद रखने वाली, देखो पहली चीज तो मैंने ये बता दी, ठीक है? सेकंड थिंग जो याद रखने वाली ये बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर स्टेबल है, कैसा है? अगर स्टेबल है तो उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? स्टेबल वालों की वैल्यू हाई हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? स्टेबल वालों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है? ये हमें ध्यान देना है। अब यही चीज हमें चलनी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, दोनों बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो इन्होंने जो पहला दिया दैट इज पोटेशियम से। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881, ठीक है? अगर मैं इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मुझे यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ती है दैट इज फर्स्ट वाली, ठीक है? वो निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है ये बन जाता है के पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रह जाता है वो रह जाता है 288। अब ध्यान दो, अगर मुझे इससे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो ये बात कर रहे हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? 8 में से निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 8 में से निकलेगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि स्टेबल है। तो कुल मिला के वैसे तो ये निकालना नहीं चाहेगा, समझना बात को, ये निकालना ही नहीं चाहेगा। वो कहेगा भैया मैं स्टेबल हूँ, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन को अब लॉस करने लगा। फिर भी अगर हमें लगानी पड़ जाए तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तब जाके ये K2 पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है? बाकी सबसे बहुत ज्यादा। एक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द कैल्शियम एंड बेरियम। अब कैल्शियम और बेरियम में अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते हुए क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। तो कैल्शियम की एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बेरियम की उससे कम होगी। इनका ऑर्डर तो ये हो गया। और पोटेशियम की बात करता हूं, क्योंकि पोटेशियम नोबेल गैस स्टेबल है, तो पोटेशियम की एनर्जी इन दोनों से बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है? समझ गए? ये इसमें कंसेप्ट है। तो पोटेशियम की सबसे ज्यादा रहेगी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद किसकी रहेगी? फिर कैल्शियम की रहेगी। और बेरियम क्योंकि कैल्शियम से बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है? बहुत ज्यादा नीचे होता है बेरियम, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा कम हो जाती है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, ठीक है? उसकी कम ही रहेगी कैल्शियम से, ठीक है फ्रेंड्स? सो ए विल बी द करेक्ट ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 की बात करते हैं कि अमलगम क्या होते हैं। अधिक रंगीन मिक्स धातु, ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा कलर्ड मिक्स धातु होती है अमलगम। सदैव द्रव्यावस्था में होने वाली सब्सटेंसेस को मिक्स धातु कहते हैं। मिक्स धातु जिनका एक अवयव मरकरी होता है, ऐसी मिक्स धातु जिनमें हम मरकरी यूज करते हैं। मिक्स धातु जो अपघर्षण के प्रतिरोध होती है, कि अपघर्षण का प्रतिरोध करती है, नो इज रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, ठीक? तो ये बताना है। तो इसमें से जो अमलगम होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं मरकरी एलॉय, ओके? Hg एलॉय जितनी भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, ठीक है? एक तरह से मिक्स धातु है, या फिर मैं कहूँ कि एलॉय है, ठीक है? तो अगर मरकरी के साथ कोई भी हम दूसरा मेटल लेंगे तो उसके जो एलॉय बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु गर्म NaOH में घुल जाती है? ये हमें बताना है कि गर्म NaOH में कौन सी धातु घुल जाती है। Fe, Zn, Cu, Ag। तो फ्रेंड्स इसमें जो Zn है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके उसमें घुल जाती है और ये बनाती है सोडियम जिंकेट। क्या बनाती है? सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, ठीक है? और ये बनाती है साथ में H2 इसमें रिलीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये मेटल है और ये एक बेस है। मेटल प्लस बेस इज इक्वल क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है? तो इसलिए जो जिंक है वो NaOH में घुल जाएगी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी किसी के साथ इसकी रिएक्शन इस तरह से नहीं होगी।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सोडियम का द्रव अमोनिया में शुद्ध एवं तनु विलयन नीला रंग प्रदर्शित करता है, विद्युत चालकता दिखाता है, सोडियम अमाइड बनाता है, सभी सही है। तो फ्रेंड सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसमें कि हमारा जो है सोडियम का द्रव अमोनिया में शुद्ध और तनु विलयन जो होता है वो कैसा रंग दिखाता है, वो ए दिखाता है, दैट इज नीला रंग दिखाता है। इसके रिएक्शन में लिख ही चुका हूँ। मान लो सोडियम है और इसके साथ X+Y मॉलिक्यूल ऑफ NH3 है, तो क्या होता है, एक तो बनता है सोडियम के साथ अमोनिया का सॉल्ट, दैट इज एक्स, ठीक है, और ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में इसमें बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बनता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, जिसके कारण नीला कलर आता है, जिसके कारण नीला रंग आता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा सा स्टाइलिश है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। What happen when magnesium is burned in air and the product X and Y are treated with water? क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है और प्राप्त उत्पादों X और Y की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये हमें बताना है कि X और Y की जल के साथ अभिक्रिया करा के आपको ये सब्सटेंस बनाने क्या होता है। तो फ्रेंड देखो, मैग्नीशियम जो है जनरली जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो लगभग सभी, मैग्नीशियम बहुत तेज से रिएक्ट कर लेता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो एयर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो O2 प्लस N2 दोनों के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, दोनों के साथ। तो इसलिए दो कंपाउंड बनता है, एक तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा बनता है Mg3N2। अब बात आ रही है कि मैंने X की जगह MgO क्यों रखा, क्योंकि इसने मुझे ऑप्शन दिया है X की जगह MgO रखने की। अगर X की जगह Y वगैरह कुछ होता तो मैंने चेंज करके देख सकता था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जब MgO को वाटर के साथ रिएक्ट करा है और इसको भी वाटर के साथ रिएक्ट करा है, तो इसमें एक P बना, इसमें P+Q बना। तो फ्रेंड जब MgO को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हो और उसके वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बात क्लियर हुई। इसी तरह से मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसमें देखो Mg3N2 की वाटर के साथ रिएक्शन कराए, एक तो P बन रहा है और P मतलब यही, तो P तो सेम हो गया, प्लस साथ में क्या बनता है, तो फ्रेंड इसमें साथ में बनती है NH3 गैस, ठीक है। तो हमारे पास X जो है MgO है, Y जो है Mg3N2 है। तो X MgO, Y Mg3N2 और P जो हमारा बना दोनों में, क्या बना दोनों के दोनों में, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो हमारा Q बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की संख्या का अंतर कितना है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, फ्रेंड जिप्सम में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, जो जिप्सम में होते हैं वो कितने होते हैं, जिप्सम में होते हैं 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होते हैं हाफ। तो इनका जो डिफरेंस हो जाता है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 3/2। सो डी विल बी द आंसर। बहुत इजी सा था ये, तो आपसे पूछा भी जा सकता है और चीजों में पूछा जा सकता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस कितना है, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस दे करके। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सीमेंट का जमकर कठोर होना किसके कारण होता है, निर्जलीकरण के कारण, जलयोजन एवं जल अपघटन, बहुलीकरण, जल अपघटन। फ्रेंड्स जो सीमेंट जमकर कठोर होता है वो होता है किसके कारण, जल योजन एवं जल अपघटन। पहले तो होता है हाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ेंगे, फिर होता है हाइड्रोलाइसिस, फिर वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल के दूसरे तरीके से जुड़ जाएंगे, जिसके कारण सीमेंट जो होता है वो कठोर होता है, जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता, डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा है जो ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता गर्म करने पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स MgCO3, ZnCO3, Li2CO3, K2CO3, अगर इन सब की मैं बात करूं तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ठीक है, गर्म करने पे ऑक्साइड तो मतलब कि जनरली ऑक्साइड जो है वो बनी जाती है, वो जनरली बनी जाती है। लेकिन फिर भी इनमें से अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो हमें पता है कार्बोनेट्स में, ध्यान देना अभी एक चीज बता रहा हूं मैं, कार्बोनेट्स में जो स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, खास करके स्टेबिलिटी पे कौन सी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है, एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अब यहाँ MgCO3, LiCO3 और K2CO3 में अगर मैं देखूँ तो K2CO3 की जो हमारी क्या कहते हैं एक तरह से जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाई होती है, ठीक है। और ये जब सबसे हाई होती है तो टूटता नहीं है, गर्म करने पर ऑक्साइड भी नहीं बनाएगा, स्टेबिलिटी हाई है, ठीक है। और कौन सी स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी हीट के थ्रू टूटता नहीं है, गर्म करने पर टूटता नहीं है, तो ये स्टेबल होता है। बाकी सबकी बात बताता हूँ, बाकी सब जैसे हम अगर लिथियम कार्बोनेट की भी बात करें तो लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाता है, इसी तरह से बाकी सब बनाते हैं। तो ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, और लिथियम कार्बोनेट भी टूट जाता है, लेकिन डी जो है उसकी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होती है और वो स्टेबल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 बार। 30 है एक जाना माना अभिकर्मक जिसमें कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, वह कौन सा है? तो फ्रेंड देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये होता है फिलिंग सॉल्यूशन, याद कर लीजिएगा। देखो अब फिलिंग सॉल्यूशन की मैं आपको पूरी बात बताऊं, फिलिंग्स सॉल्यूशन। तो फिलिंग सॉल्यूशन में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। जो ए होता है फ्रेंड्स वो तो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। जो बी होता है, बी में 2 चीजें होती हैं, या तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, टार्ट्रेट मतलब वही टार्ट्रिक एसिड से मिलने वाला, ठीक है, टार्ट्रिक या टार्टरेट, ठीक। और साथ में इसमें NaOH होता है। ये 2 होता है, दोनों को मिला के यूज़ किया जाता है बाद में, जिसे हम कहते हैं फिलिंग सॉल्यूशन ए और बी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 है क्षार धातु के गलनांक घटते हैं। क्षार धातु के गलनांक घटने की बात हो रही है। फ्रेंड देखो जो एल्कोली मेटल्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट जो डिनोट करते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं इनके बीच की मेटलिक बॉन्डिंग पे। देखिए अलग-अलग जो हमारे एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनके बीच, एटम्स के बीच अलग-अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। मेटल्स के बीच में मेटलिक बॉन्डिंग होती है, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और उसी कोवेलेंट बॉन्डिंग या मेटलिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब जितनी आसानी से बॉन्ड टूट सके, जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूट सके, उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैंने बता दिया कि अल्कोहलिक मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मेटलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। अब मेटलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है, जो हमारा मेटल आयन है, ठीक है, उसमें जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अट्रैक्शन फील्ड है उस पे डिपेंड करती है मेटलिक बॉन्डिंग, ठीक। अब देखो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, जो मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होती है। मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। अब क्यों डिक्रीज होती है, जैसे जैसे साइज बढ़ा न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो घटा, यानी जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़ने की जो सामर्थ्य है वो घट गई। अब वो घट गई तो मेटलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी घट गई। अब मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ घट गई, दस जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो गया, घट गया, ठीक है। इसलिए आकार बढ़ने के साथ, साइज के इंक्रीज होने के साथ जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो घट जाते हैं। ये मेटल्स में कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्षार धातु के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। ये बताना है आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, ठीक है। तो परमाणु जो धनायन होता है परमाणु से कम स्थायी होता है। फ्रेंड देखो ये जो कथन है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट समझो। मान लो सोडियम हमने लिया, सोडियम में एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है, और अगर मैं इसका धनायन बना दूं, सोडियम पॉजिटिव आयन बना दूं, सोडियम कैटायन बना दूं, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। 28 मतलब, 28 मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और नोबल गैस कॉन्फ़िग मतलब स्टेबल, नोबल गैस कॉन्फ़िग मतलब स्टेबल, तो ये तो स्टेबल होता है। तो धनायन जो है परमाणु से कम स्थायी होता है, ये इनकरेक्ट हो जाता है। धनायन हमेशा परमाणु से ज्यादा स्थायी होता है। धनायन परमाणु से छोटा होता है, धनायन जो है परमाणु से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो इसका जो साइज होगा 28, 2 शेल है, 2 एनर्जी लेवल है, उन पर डिपेंड करेगा। एटम्स की बात करूं तो 3 एनर्जी लेवल है, साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो जो कैटायन होते हैं, ध्यान देना, कैटायन जो होते हैं उसका साइज जो होता है एटम से छोटा होता है, ठीक है। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी जो होती है कैटायंस की ज्यादा होती है रेदर देन एटम से, ठीक है। और धनायन में परमाणु का आकार प्राय एक ही होता है, गलत। धनायन परमाणु से बड़ा होता है, गलत। धनायन परमाणु से बड़ा नहीं होता, अनायन परमाणु से बड़ा होता है, ठीक है। सो इसमें केवल और केवल बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर सोडियम निम्न में परिवर्तित हो जाता है। ये हमें बताना है कि अगर हम काफी देर तक उसे हवा में रख दें तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा। तो फ्रेंड देखो जो सोडियम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम जो है Na एल्कोली मेटल है, और एल्कोली मेटल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये ध्यान दो, ये जो रिएक्टिव मेटल हैं ये केवल ऑक्सीजन से रिएक्ट के साथ साथ जो एयर के अंदर प्रेजेंस है बाकी चीजें उनसे भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सब से भी रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें वही देखना है कि लास्टली जो सोडियम है वो किस में परिवर्तित होता है, तो वो परिवर्तित होता है सोडियम कार्बोनेट में। किस में परिवर्तित होता है, सोडियम कार्बोनेट में। अब ये कैसे परिवर्तित होता है मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। देखो सोडियम दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सोडियम की पहली रिएक्शन आती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम पर बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम पर बनाता है, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोडियम केवल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नहीं, सोडियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है,
क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या केवल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर के साथ? नहीं, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बनाता है Na2CO3। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनाता है? Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो हवा में रखा हुआ जो सोडियम होता है वो फाइनली हमारे क्या बना के देता है? सोडियम कार्बोनेट बना के देता है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी रिएक्शंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। पौधों की राख में 90% मात्रा में उपस्थित क्षार धातु का नाम कौन सा है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। तो इसमें होता है फ्रेंड्स पोटेशियम। पौधों की राख में जो 90% होता है वो क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली धातु है। मेटल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया तो अगर मैं चाहूँ तो आंसर आपको बता सकता हूँ, आप याद भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मान लो कोई एक मेटल सरफेस है, मेटल है, मेटल की सरफेस पर जब कोई प्रकाश यानी लाइट की किरण पड़ती है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, प्योरली इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, समझा चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, चैप्टर नंबर 2 शायद उसमें है, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इनमें से कौन सी ऐसी धातु होगी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकती है? देखो, अब आप कहोगे सर सोडियम भी दे सकता है, कॉपर भी दे सकता है, एल्यूमिनियम भी दे सकता है और सीजियम भी। चलो के चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ फ्रेंड्स एक बात है, जो हमारा प्रकाश विद्युत है ना, प्रकाश विद्युत यानी प्रकाश के कारण इलेक्ट्रिसिटी का बनना, यानी केवल लाइट की रेज से ही इतनी गर्मी उसे मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। समझो बात को, ये लाइट रेज हैं, प्रकाश की किरणें हैं, और लाइट रेज से इतनी हीट इसको मिल रही है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इट मींस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही मेटल दे सकते हैं जिनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कौन है? आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कौन दे रहा है? लाइट से दे रही है। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी वो बहुत जल्दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। समझ गए? तो इनमें से सबसे कम किसकी होगी? बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? सीजियम की, क्योंकि अल्कोहली मेटल में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और टॉप टू बॉटम नीचे जाते हुए और ज्यादा घट जाती है। सो डी विल बी द आंसर, ठीक है। सीजियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजिली शो करेगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्षार धातु का निर्माण किया जाता है। क्षार धातु का निर्माण कैसे किया जाता है? तत्संगत ऑक्साइड को Mg द्वारा अपचयित करके, हैलाइड को H2 द्वारा अपचयित करके, गलित हैलाइड के विद्युत अपघटनी द्वारा, और धातु ऑक्साइड के कार्बन अपचयन द्वारा। तो देखिए, अल्कोहली मेटल मैन्युफैक्चर्ड बाय Mg रिडक्शन, H2 रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन हैलाइड्स, कार्बन रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो हमारे क्षार धातु है उनका निर्माण होता है गलित हैलाइड के विद्युत अपघटनी द्वारा। जो भी हमारा क्षार धातु होती हैं, अल्कोहली मेटल्स होते हैं, उनका हैलाइड ले लो। लाइक अगर मुझे मेटल्स बनाना है तो मैंने NaCl ले लिया, मोल्टन स्टेट में बता रहा हूँ, एक्वस नहीं, मोल्टन स्टेट में लिया, और जब हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो दो आयन बनते हैं, एक सोडियम पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन। Cl जो है गैस बना करके अलग हो जाती है, ठीक, और Na पॉजिटिव यानी Na एटम बन के नीचे हमें मिल जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। सोडियम वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। सोडियम वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड, सब ऑक्साइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सब ऑक्साइड। तो क्या बनाता है? सोडियम बनाता है पेरोक्साइड। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि जो सोडियम है वायु में जलने पर क्या बनाता है? सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, Na2O2, ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड के विलयन के विद्युत अपघटन में O2 कैथोड पर प्राप्त होती है, Cl2 कैथोड पर प्राप्त होती है, H2 कैथोड पर प्राप्त होती है, H2MCl2 कैथोड पर प्राप्त होती है। तो फ्रेंड देखो, NaCl के विलयन की बात कर रहे हैं, इस बार मोल्टन नहीं है। विलयन का मतलब क्या होता है? NaCl का विलयन, इसका मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, अब इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो फ्रेंड्स इसमें जो प्राप्त होती है मैं आपको बता दूं, दो गैसेस बनती हैं। कितनी गैसेस बनती हैं? दो गैसेस। एक तो बनती है H2, एक बनती है Cl2। H2 जो बनती है वो बनती है कैथोड पर, ठीक है, और जो Cl2 बनती है वो बनती है एनोड पर। ओके, ये आप याद रखिएगा, विलियन के NaCl विलियन के विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक। और पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। कब कर चुका हूं? NaOH की प्रिपरेशन में, NaOH प्रिपरेशन में पूरा का पूरा
प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद डायग्राम, सारा कुछ समझा चुका हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। सो इसमें देखो अब कौन सा आंसर सही है। O2 कैथोड पर प्राप्त होती है फ्रेंड्स, O2 नहीं बनती NaCl के विलयन के विद्युत अपघटन में, O2 नहीं बनती। Cl2 कैथोड पर प्राप्त होती है, नहीं जी, एनोड पर प्राप्त होती है, स्टेटमेंट गलत है। H2 कैथोड पर प्राप्त होती है, स्टेटमेंट सही है, H2 जो होती है कैथोड पर बनती है, H2 Cl2 कैथोड पर प्राप्त होती है, गलत। एक रोड पे एक ही गैस होती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, H2 एट कैथोड। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। निम्न में से सबसे कम उत्फुल्ल पदार्थ का नाम है। लीस्ट इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस इज। देखो उत्फुल्ल वर्ड आपने सुना होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इफ्लोरेसेंट भी अजीब लग रहा होगा, तो मैं एक सिंपल वर्ड में बता सकूं। देखो उत्फुल्ल पदार्थ कौन से होते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ मतलब जो जल्दी सूख सके, जल्दी सूख सके, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं, जो जल्दी सूख सके। जल्दी सूखने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इजी। उनमें जो उनका पानी है, क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर है, उसको लॉस करना इजी होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इजीली, दैट इज कॉल्ड द इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ठीक है, वो हमारा इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। अब जितनी जल्दी लॉस करे, जितनी जल्दी लॉस करेगा, उतना अधिक उत्फुल्ल माना जाएगा, उतना अधिक उत्फुल्ल होगा, ठीक है, उतना अधिक उत्फुल्ल होगा। अब इसने पूछा सबसे कम उत्फुल्ल, तो सबसे कम कौन सा होगा? सबसे कम मतलब जो जल्दी से लॉस ना करे, जो जल्दी से वाटर को लॉस ना करे, या फिर जो स्टेबल हो, जो स्टेबल हो। भाई जो स्टेबल हो गया वाटर को पकड़ के, वही तो जल्दी से लॉस नहीं करेगा, उसी को हम कहेंगे सबसे कम उत्फुल्ल पदार्थ है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे कम उत्फुल्ल है? तो इन सब में फ्रेंड जो सबसे कम उत्फुल्ल है वो होता है सी, दैट इज CuSO4 into 5H2O, ठीक है। CuSO4 into 5H2O सबसे कम उत्फुल्ल पदार्थ होता है, ये आप याद रखें। और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? Na2CO3 into 10H2O, ये सबसे ज्यादा उत्फुल्ल है, उत्फुल्ल दैट इज इफ्लोरेसेंट, ओके। सबसे ज्यादा उत्फुल्ल और सबसे कम उत्फुल्ल पदार्थ मैंने आपको बता दिए। जो जल्दी से वाटर को लॉस कर सके उसे हम सबसे ज्यादा उत्फुल्ल कहते हैं, जो जल्दी से लॉस नहीं कर सकता उसे सबसे कम उत्फुल्ल कहते हैं, ठीक है, गर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा धनायन सबसे छोटा होगा? फ्रेंड देखो, अगर आपके कैटायंस की बात हो रही है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा छोटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा साइज, ठीक है, उतना छोटा आकार, ठीक। सो इट विल बी डी, दैट इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये जो होगा ये सबसे छोटा होगा इन सब में, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं फ्रेंड्स। Ca2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक ट्विन। देखो Ca किसके साथ? सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो। अब Ca2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? Ca2 पॉजिटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आर्गन में भी कितने होते हैं? आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ सोडियम की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एटम फॉर्म में तो 11 है, सो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 10 है, बेरियम 2 पॉजिटिव की बात करूँ तो 54 है, और अगर आर्गन की बात करूँ तो 18 है। सो इट विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 42, कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय। कैल्शियम किसके थ्रू ऑब्टेन होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन CaCl2, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CaCl2, कार्बन रिडक्शन, रोस्टिंग लाइमस्टोन। देखो हमने बताया आपको जो एल्कोली मेटल्स होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? वो होते हैं मोल्टन हैलाइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। जो यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल है फ्रेंड्स, वो भी सेम इसी तरह से मिलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन हैलाइड्स, उनके मोल्टन हैलाइड से। यहाँ पे CaCl2 क्या है? कैल्शियम का हैलाइड है, तो इसी से मिल जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, गलित CaCl2 के विद्युत अपघटन से। और अगर आप CaCl2 का विद्युत अपघटन कराओगे तो इसमें बनेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव Cl2 बना के अलग हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव Ca बना के हमें मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम इज। जिप्सम फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, पीओपी नहीं पूछ रहे। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 into 2H2O, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और अगर मैं बात करूं पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि उसमें हाफ होता है, CaSO4 into हाफ H2O, ओके। सो इसका जिप्सम का क्या होता है? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्षारीय मृद धातु के हैलाइड्स हाइड्रेट जैसे MgCl2 into 6H2O, CaCl2 into 6H2O, BaCl2 into 2H2O, SrCl2 into 2H2O बनाते हैं। यह दर्शाता है कि ग्रुप सेकंड ए के तत्वों के हैलाइड्स कैसे होते हैं।
आर्द्रता ग्राही प्रकृति के होते हैं, निर्जलीकरण का कार्य करते हैं, वायु में नमी अवशोषित कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। देखो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जो इनके हैलाइड हाइड्रेट्स हैं वो बहुत अच्छे स्टेबल होते हैं। ध्यान देना, इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो सबसे मतलब अच्छे खासे स्टेबल होते हैं, अच्छे खासे हैलाइड बनाते हैं। ठीक है? और हैलाइड के साथ हाइड्रेट भी है, यानी वाटर भी अच्छे खासा है। तो हम ये कह सकते हैं आर्द्रता ग्राही प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आर्द्रता ग्राही है जभी तो इनके पास वाटर है। सो दे आर हाइग्रोस्कोपिक, बिल्कुल सही, करेक्ट है। ठीक है? जभी तो इन्होंने वाटर को पकड़ा गया है, क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही है। आर्द्रता यानी नमी को ग्रहण कर रहे हैं, वाटर को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए। निर्जलीकारक का कार्य करता है, बिल्कुल कर सकते हैं। निर्जलीकारक का मतलब क्या होता है? निर्जलीकारक मतलब दूसरे पदार्थों का, किसी दूसरे पदार्थ का निर्जलीकरण कर सकते हैं, निर्जलीकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंपल सा कोई हैलाइड लेके, लाइक मैं CaCl2 लेके किसी सब्सटेंस के पास पहुंच जाऊं, तो ये CaCl2 उसमें से वाटर को छीन सकता है। ठीक है? यानी उसको निर्जलीकरण कर सकता है, उसमें से वाटर छीन लेगा, उसका निर्जलीकरण कर सकता है। इसलिए ये आपस में निर्जलीकरण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? निर्जलीकरण का। ठीक है? वायु में नमी अवशोषित करते हैं, वायु में से नमी अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। ठीक है? सो उपयुक्त सही, डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डी ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? सारे के सारे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करता है, निम्न में से कौन सा लवण ज्वाला को रंग नहीं देता है? इनमें से कौन सा? LiCl, KCl, MgCl2, CaCl2। तो फ्रेंड्स MgCl2 कोई कलर नहीं देता। ठीक है? MgCl2 नो कलर टू द फ्लेम। ठीक है? डज नॉट गिव एनी कलर टू द फ्लेम, ये कोई कलर नहीं देता। ठीक है? और फ्रेंड देखो, एक बात बता दूं, यहाँ पे केवल MgCl2 दिया है। अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम भी कोई कलर नहीं देता, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। कभी आप सोचोगे बेरिलियम देता होगा, सर ने नहीं बताया, तो बेरिलियम भी नहीं देता। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, सोडियम को शुष्क वायु में जलाने पर क्या बनता है? शुष्क वायु मतलब कि सिंपल, आपके पास ऑक्सीजन वाले या कोई नमी नहीं है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा Na2O2। ठीक है? सोडियम पेरोक्साइड बी इज द करेक्ट आंसर, ये मैं बता ही चुका हूं। अगर Na आपने शुष्क वायु में जलाया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 47, गलित NaOH के विद्युत अपघटन से कौन सा आयन एनोड पर जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर गलित NaOH है, ठीक है, गलित मतलब मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ, एक्वस नहीं है, मोल्टन स्टेट में। ठीक, तो Na पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स वो तो जाता है कैथोड पर। किस पर जाता है? कैथोड पर। और जो नेगेटिव होता है वो जाता है एनोड पर। वो क्या जाता है? एनोड पर। ठीक है? जो कैथोड है, ठीक है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव के पास जाएगा। तो एनोड पर कौन जाता है? OH नेगेटिव। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, एक सफेद पदार्थ जो पानी में शीघ्रता से विलय है, HCl के साथ एक तीव्र झागयुक्त गैस देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह पदार्थ कौन सा है? पदार्थ होता है फ्रेंड्स। अब देखो, ये एक सफेद पदार्थ है जो पानी में शीघ्रता से विलय है, एक तो वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, और HCl के साथ झागयुक्त गैस देता है, जो चूने का पानी को दूधिया कर देती है। अब जो चूने का पानी को दूधिया कर रही है, वो जो गैस होती है, वो गैस होती है CO2। कौन सी होती है? CO2 होती है। ठीक है? और HCl के साथ रिएक्शन से दे रहा है, ठीक है, अगर कोई चीज HCl के साथ रिएक्शन से दे रहा है, तो वो कार्बोनेट होगी जरूर। कार्बोनेट ही किसी भी एसिड से CO2 बनाते हैं, से क्रिया पर। ठीक है? जो कार्बोनेट होते हैं उसके साथ कोई भी एसिड लगा दो, HCl, H2SO4 कोई भी लगा दो, उससे क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। और CO2 क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर सकती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट बना के उसको दूधिया कर देती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा, ये हमें पूछ रहा है। वह पदार्थ कौन सा होगा जो पानी में शीघ्रता से भी विलय है? पानी में भी विलय होना चाहिए, ठीक है, ये भी खास बात है। तो बेरियम कार्बोनेट, निकल कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो फ्रेंड वो होगा डी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो कार्बोनेट है, Na2CO3, यही जल में विलय है, जल में विलय होता है, क्योंकि नीचे जाते हुए जो साइज बढ़ता है, उसके कारण जो जल में विलेयता होती है वो घट जाती है। अब ये भी ध्यान देना, कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें, तो जल में विलेयता टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है, जल में विलेयता घट जाती है, बड़ा साइज होने के कारण जल में नहीं घुलता। समझ गए? तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। होने का तो बेरियम कार्बोनेट भी हो सकता था, निकल कार्बोनेट तो बनाता ही नहीं। ठीक है? निकल कार्बोनेट जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, और जनरली क्या होते हैं, ये पानी में भी नहीं घुलते। ठीक है? कॉपर कार्बोनेट भी पानी में नहीं घुलता। तो जो पानी में घुलता है वो कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट।
चलते क्वेश्चन 49 पर। क्षार धातुएं हैलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाती है, इनकी क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? LiCl, NaCl, KCl। ये बताना है कि क्षार धातु जो है हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बना रही है, तो कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कौन सा देर में? तो फ्रेंड्स अगर रिएक्टिविटी की बात करें ना हम, चाहे वो क्षार धातु के साथ मतलब हैलाइड्स के साथ हो क्षार धातु की, या किसी के साथ भी हो, तो जो रिएक्टिविटी है ऑफ एल्कोली मेटल्स की, वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। नीचे जाते हुए क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो इसमें नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। यानी KCl जो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, NaCl थोड़ा कम रिएक्टिव होगा और LiCl सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ढूंढो और आंसर बताओ। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, मुक्त आयन उपस्थित रहते हैं, मुक्त अणु उपस्थित रहते हैं, सोडियम क्लोराइड के परमाणु होते हैं। फ्रेंड देखो, जो गलित सोडियम क्लोराइड है NaCl है, वो भी कौन सा? मॉल्टन स्टेट में। इसमें क्या बनते हैं? इसमें बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बोथ आर द आयंस। क्या है ये? आयंस। और इन्हीं के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। ठीक है, तो मुक्त आयन होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक, ये चीज फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे आप जो 50 क्वेश्चन है इस ब्लॉक के क्लियर मैंने करा दिए। और यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैंने समझाई फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन जिस तरह से कराए फ्रेंड्स उसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड आई होप कि सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा चलेगा P ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। और तो मिलेंगे वहीं। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।